आज का अपना टॉपिक है इल्तुतमिश, जिसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में आराम शाह अयोग्य व अनुभवहीन साबित हुआ। परिणाम स्वरूप प्रांतीय अधिकारियों तथा दिल्ली के तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान के रूप में अस्वीकार कर दिया और ऐबक के दामाद एवं बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को उसके कौशल के आधार पर सुल्तान बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस समय आराम शाह लाहौर में था और पता चलने पर दोनों के बीच जूत के युद्ध में शक्ति परीक्षण हुआ। परिणाम स्वरूप इल्तुतमिश 1211 में आराम शाह को मौत के घाट उतारकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें अपन सर्वप्रथम देखते हैं कि ऐबक की मृत्यु के बाद पंजाब व गजनी के यालदौज, सिंध व मुल्तान का कुबेचा तथा बंगाल बिहार के बख्तियार खिलजी विद्रोह कर रहे थे और वो स्वतंत्रता चाहते थे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए इल्तुतमिश को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि उस समय अनेक राजपूत सरदार जो थे वो अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा मंगोल की भी समस्या महत्वपूर्ण थी, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था। कुतुबी अमीर उसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। इसके साथ ही शासन की स्थिरता व सम्मान को बनाए रखने की समस्या भी उसके सामने महत्वपूर्ण थी। विरोधी दिल्ली सल्तनत के अमीरों की भी समस्या इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही सामने आ गई थी। तुर्क सरदारों का विरोध भी उसको झेलना पड़ रहा था, जो तुर्क वंश को शासक बनाना चाहते थे। इल्तुतमिश योग्य, अनुभवी एवं कूटनीतिक शासक था, अतः इसने अपनी चतुराई से जो समस्याएं गद्दी पर बैठते ही मिली, उनको एक एक करके दूर करना शुरू किया। उनके द्वारा
समस्याओं के समाधान में सर्वप्रथम उसने विरोधी तुर्क सरदारों का दमन किया, इनको मौत के घाट उतार दिया तथा अन्यों को अपने अधीन बना लिया। याल्दोज का दमन 1215 में ख्वारिज़्म के शाह द्वारा पराजित याल्दोज ने गजनी से भागकर लाहौर में शरण ली तो इल्तुतमिश ने तराइन के युद्ध में इसको हराया। 1217 में लाहौर को दिल्ली में मिला लेने से याल्दोज का खात्मा हुआ। मंगोलों से युद्ध को भी इसने अपनी चतुराई से टाल दिया। ख्वारिज़्म के शाह के राज्य को मंगोलों ने धराशायी कर दिया। परिणामतः युवराज जलालुद्दीन ने भारत की ओर प्रवेश किया, जिसे भारत की गर्म जलवायु का बहाना बनाकर भारत से वापस निकाल भारत को मंगोल आक्रमण से बचाया। 1217 में लाहौर को भी कुबेचा से जीतकर दिल्ली राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार 1230 में बंगाल को पुनः दिल्ली में मिलाया। ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान वहाँ का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। कुबेचा की शक्ति का इसने हास किया। जलालुद्दीन और मंगोलों के कुबेचा के राज्य को नुकसान पहुंचाने के बाद बार बार उछल कूद कर रहे कुबेचा के राज्य को अंतिम रूप से 1228 में अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा जालोर, रणथंभौर, मंडोर, बयाना, अजमेर, नागौर, ग्वालियर आदि राजपूत राज्यों को पुनः जीतकर उन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार समस्त विद्रोहियों को 1236 तक कुचलकर गुलाम वंश की स्थायी नींव रखी। अपनी समस्याओं के समाधान के उपरांत शासन की स्थिरता व सम्मान बनाए रखना आवश्यक था। इसके लिए उसको कुछ कार्य करने पड़े, जिसमें सर्वप्रथम अपन केंद्रीय शासन को सुदृढ़ता देने हेतु उसने 40 गुलामों का दल का गठन किया व उन्हें उच्च तथा महत्वपूर्ण पद दिए। इसके साथ ही उसने अपने शासनकाल में न्यायिक सुधार भी किए व निष्पक्षता को आगे बढ़ाया। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे, जिनके गलों में घंटियाँ लटकी हुई थी। परेशान व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था, उसकी तुरंत शिकायत सुनी जाती थी। इस प्रकार न्याय की
उचित व्यवस्था उसके द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश ने चांदी का अरबी सिक्का चलाया, जिससे जनता में विश्वसनीयता बढ़ी। उसने तुर्कों को उन पर्वतीय व जंगली क्षेत्रों में बसा दिया जहाँ स्थानीय विद्रोह निरंतर होते रहते थे। परिणामतः विरोधी गतिविधियाँ कम हो गई व राज्य में शांति स्थापित होने लगी। इल्तुतमिश ने भारतीय सामंतशाही के ढांचे का विनाश करने हेतु अक्ता प्रथा शुरू की, जो मुख्यतः तुर्कों को दी गई थी। इसको ग्रहण करने वाला मुक्ता यानी अमीर या मालिक कहलाता था, जिसका मुख्य दायित्व उस राजस्व द्वारा सेना का व्यय उठाना व कानून व्यवस्था स्थापित करना था। इस प्रकार जमीन का मालिकाना हक न था, उसका तबादला हो सकता था। अक्ता यानी मालिक का केंद्रीय राजकोष के प्रति कोई उत्तरदायित्व न था। वह अक्ता का 1/10 या 1/15 भाग तक रख सकते थे। इस प्रणाली के 3 उद्देश्य थे: सैनिकों का विकेंद्रीकरण, भू राजस्व में स्थिरता लाना तथा आंतरिक विद्रोहों का दमन करना आदि। 1229 में इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर नैतिक बल प्रदान किया। लैनपुल के अनुसार जब 1229 में खलीफा ने अपना शाही आज्ञापल भेजकर इल्तुतमिश को भारत का सुल्तान स्वीकार कर लिया, तो इल्तुतमिश की सफलताओं पर नैतिकता और नियमितता की मोहर लग गई। इसके अतिरिक्त उसने ख्वारिज़्म के शाह को शरण न देकर, जिसका कि चंगेज़ खां पीछा कर रहा था, भयंकर मंगोलों के आक्रमण से बचाया। उसने सेना की उत्कृष्टता के लिए सेना के 4 भाग कर रखे थे: सुल्तान के सैनिक, अक्तादारों के सैनिक, युद्ध के समय भर्ती अस्थायी सैनिक एवं स्वयंसेवी जो लूट का हिस्सा लेते थे। यद्यपि गुलाम वंश का वह प्रथम शासक नहीं था, परंतु फिर भी विद्वान उसे गुलाम वंश का संस्थापक मानते हैं। इसमें डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद प्रमुख हैं, क्योंकि उसने ऐबक द्वारा छोड़े शिथिल साम्राज्य वह आराम शाह के द्वारा किए गए बदतर साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधा। कुछ स्वतंत्र हो गए राज्यों को अपने राज्य में मिलाया, वह कुछ अन्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इल्तुतमिश गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद व लैनपुल के अनुसार इल्तुतमिश के कार्य
अपने स्वामी ऐबक से अधिक श्रेष्ठ एवं सराहनीय थे। इसने आर्थिक एवं नैतिक सर्वोच्चता अपनी प्रतिभा एवं योग्यता से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश का प्रभावशाली व्यक्तित्व, वह वीर योद्धा तथा कुशल सेनापति था, योग्य शासक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं दानशील भी था। साहित्य तथा कला का संरक्षक, धर्मनिष्ठ मुसलमान था तथा महत्वाकांक्षी एवं योग्य कूटनीतिज्ञ तथा कुशल प्रशासक के गुण उसमें विद्यमान थे। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इल्तुतमिश वास्तव में गुलाम वंश का संस्थापक ही था।